नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्जाम के लिए जेएफ&एआर के जो चैप्टर 4 है सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं कोषागार से भुगतान के संबंध में जो एमसीक्यूज अपने एग्जाम के रिलेटेड हो सकते हैं, जो बन सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस, उनके बारे में। तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, वो है जब तक प्रत्यक्ष से कोई अधिक राशि नकद के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत नहीं करें तो कितनी राशि तक प्रत्येक मामले में नकद स्वीकार की जा सकती है। मतलब कि अगर अलग से आपको अथोराइज नहीं कर रखा है किसी भी कर्मचारी को केस लेने के लिए किसी राशि के लिए, तो कितनी राशि तक बिना किसी परमिशन के भी नकद स्वीकार किया जा सकता है, केस लिया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बे आएगा, 500 रुपये। मतलब 500 रुपये तक का केस बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑथोराइजेशन के लिया जा सकता है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, तहसील उप तहसील स्तर पर कोई काश्तकार 5 लाख रुपए जमा कराना चाहता है तथा उसको स्वीकार करने से पूर्व कौन से अधिकारी द्वारा सुरक्षा के समाधान पश्चात नकद लेने के लिए स्वीकृति देने का नियम निर्धारित है। मतलब वो भी तहसील या उप तहसील है, उस स्तर पर कोई काश्तकार है कोई, वो 5 लाख रुपए सरकार में जमा कराना चाहता है और उसको स्वीकार करने से पूर्व, मतलब जो 5 लाख रुपए मोटी अमाउंट है, तो ये केस में ले सकते हैं कि नहीं, इसको स्वीकार करने से पूर्व कौन से अधिकारी द्वारा सुरक्षा, मतलब ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी कि सही से है कि नहीं इतने केस को लेने के लिए, तो उसके पश्चात ही वो नकद लेने की स्वीकृति का नियम निर्धारित कर सकता है या उसका परमिशन दे सकता है। तो कौन होएगा इसके लिए? तो यहाँ जो आंसर आएगा ऑप्शन से आएगा, जिला कलेक्टर। जो भी कंसर्न जिला होगा जिसमें ये तहसील या उप तहसील है, उसका जो भी जिला कलेक्टर होगा वो इस राशि को नकद में लेने की अगर सुरक्षा व्यवस्था उसको लगती है, पुख्ता है, तो वो परमिशन दे सकता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, सरकार की बकाया जमा निम्न में से किस रूप में जमा कराई जा सकती है। मतलब जो सरकार की जो भी बकाया राशि है, मतलब जो सरकार को कोई भी व्यक्ति सरकार में जमा कराना चाहता है, जो भी सरकार की जमाएं हैं, मतलब जो सरकार के प्रति उनकी लायबल है, जो सरकार में जमा कराना चाहते हैं, वो किस रूप में जमा करा सकते हैं, कौन से टाइप में या कौन से फॉर्मेट में, किस हिसाब से वो सरकार में राशि जमा करा सकते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब तीनों तरीके से वो करा सकते हैं, चाहे तो वो चेक दे दें, चाहे तो वो केस दे दें, या वो मनी ऑर्डर के द्वारा भी वो जमा करा सकता है। तो तीनों जो मेथड है उन हिसाब से वो राशि जमा करा सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन क्वेश्चन फोर्थ है, सरकारी धनराशि नगद में प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो सरकार में धन जमा होना है, जो सरकार में कोई भी राशि जमा कराएगा, तो ये तो अपन ने बात कर ली कि भाई वो चेक से भी दे सकता है, नकद भी दे सकता है, मनी ऑर्डर से भी दे सकता है। लेकिन अगर वो नकद में देना चाह रहा है तो नकद में वो किस तरीके से दे सकता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त ए एवं वैध दोनों। मतलब चाहे तो वो ए तरीके से दे दे, चाहे वैध से, मतलब विधिमान्य नोट में, मतलब जो भी जिनको अथोराइज कर रखा है, जिनको गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है उन नोट में, मतलब कागज़ के जो नोट होते हैं उनमें, या विधिमान्य जो सिक्के होंगे, जो सिक्के मतलब जो अपन आपको 1 रुपये का, 2 रुपये का, या आजकल तो बड़े सिक्के भी आने लगे हैं बड़े अमाउंट के, तो वो चाहे तो उनमें सिक्कों में भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ नोट ही दे, वो सिक्के भी दे सकता है, वो विधिमान्य होने चाहिए। और जो किसी भी देश की मुद्रा में वो नहीं दे सकता, सिर्फ इंडियन जो गवर्नमेंट की मुद्रा है, जो भारतीय मुद्रा है, जो रुपया है, उसमें ही वो दे सकता है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, चेक के मामले में सरकारी धनराशि को वास्तविक भुगतान की तिथि कब से मानी जाती है। मतलब कोई चेक से पेमेंट करता है, सरकार में कोई राशि जमा कराता है, तो उसकी वास्तविक भुगतान तिथि, मतलब एक्चुअल पेमेंट डेट कब से मानेंगे, कब मानेंगे कि उसने भुगतान कर दिया है, सरकार में राशि जमा करा दी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बे आएगा, चेक को भुनाने की दिनांक जब राशि खाते में प्राप्त हो जाए। मतलब जिस दिन चेक बुना लिया जाए, मतलब जिस दिन चेक की जो राशि है वो सरकार के खाते में प्राप्त हो जाए, उस दिन से मानेंगे, न कि चेक की डेट से या चेक देने की डेट से। जिस दिन सरकार के खाते में राशि प्राप्त हो जाएगी उस दिन माना जाएगा कि पेमेंट हो गया या व्यक्ति ने सरकार में राशि जमा करा दी है। फिर क्वेश्चन 6 था, चेक से राशि जमा के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब जो चेक से राशि जमा कराई जाती है सरकार में, उसके लिए क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्या क्या? चेक से जमा के मामले में वास्तविक प्राप्ति के दिनांक को ही जमा माना जाएगा। मतलब अपने पहले बात कर ली, जिस दिन वो राशि खाते में जमा होएगी उसी दिन जमा माना जाएगा, उसकी जमा की दिनांक मानी जाएगी। चेक से जमा पर प्राप्ति की रसीद GA 52
12 में दी जाती है। मतलब जो चेक से कोई राशि जमा कराएगा और उसकी कोई रसीद लेना चाहेगा तो उसको GA जो फॉर्मेट है 52, जो पहले का फॉर्मेट था 52 और आजकल जो न्यू फॉर्मेट आ गया वो 12 है, तो GA 12 में उसको प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। और चेक से राशि जब वास्तविक रूप से जमा हो जाए तो भुगतानकर्ता को अंतिम रसीद दी जाएगी। मतलब ये तो अभी ये जो प्राप्ति की रसीद देंगे GA 12 में, तो और जब उसकी राशि जमा हो जाएगी सरकार में, चेक बुना लिया जाएगा, तब उसको एक्चुअल जो उसकी अंतिम रसीद होगी, जो फाइनल रिसिप्ट होगी, वो तब उसको जारी की जाती है। फिर क्वेश्चन 7 है, सरकारी धनराशि के सामान्य विभागों में चेक से प्राप्ति के समय भुगतानकर्ता को कौन से प्रारूप में रसीद दी जाएगी। मतलब जो भी नॉर्मल जो डिपार्टमेंट होंगे, जनरल डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें सरकारी राशि प्राप्त होएगी उनको चेक से, तो वो भुगतानकर्ता को कौन से प्रारूप में रसीद देते हैं। तो ये अपन ने अभी बात कर ली, वो GA 52 या 12, GA पुराना जो फॉर्मेट था वो फॉर्म नंबर वो GA 52 था, नया वाला GA 12 आ गया है। तो ये आप दोनों ध्यान रख सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई पहले ये फॉर्मेट था, अब ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया है। फिर क्वेश्चन 8 है, सरकारी धनराशि की प्राप्ति यदि चेक से हो तो बैंक प्रभार कौन वहन करेगा। मतलब चेक से कोई पेमेंट करता है तो उसमें जो भी चार्जेस लगेंगे, प्रभार लगेगा, तो वो राशि जमा कराने पे जो भी बैंक चार्जेस लेगा वो कौन वहन करेगा, कौन बियर करेगा, उसको कौन वहन करेगा, मतलब किसके माथे वो आएगा। एक तरह से अपन बात करें नॉर्मल वे में, तो वो किसको वहन करना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, जमा करता। मतलब जो डिपॉजिटर है, जो जमा कराने वाला है, जो सरकार में राशि जमा कराएगा, वही वो भुगतेगा। फिर क्वेश्चन 9 है, सरकारी धनराशि की प्राप्ति यदि चेक से होती है और चेक अनादरत हो जाता है तो क्या कार्रवाई नियमों में वर्णित नहीं है। मतलब कोई चेक से राशि जमा कराता है, मतलब सरकार में चेक जमा करा देता है और वो अनादरत हो जाता है, मतलब डिसऑनर हो जाता है, तो क्या कार्रवाई नियमों में वर्णित नहीं है। मतलब एक ऑप्शन है जो नियमों में वर्णित नहीं है, बाकी सारी कार्रवाई होएगी, ये वाली कार्रवाई नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, दूसरा चेक प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। मतलब उसको दूसरा चेक प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। उसके क्या क्या होएगा, उसको एक तो चेक भेजने वाले को तत्काल सूचना भेजकर नकद में राशि जमा कराने को कहा जाएगा। मतलब दूसरा चेक नहीं मंगवाने के बजाय उसको कहेंगे कि तेरा चेक डिसऑनर हो गया, फटाफट केस डिपॉजिट करवा। पहला काम तो ये करवाएंगे। दूसरा, दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, इसकी पेनल्टी वगैरह जो लगनी है वो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और विलंब की हानि यदि कोई हो तो राशि जमाकर्ता से वसूल की जाएगी। मतलब अगर इसमें लेट हो गई है तो लेट फी लगनी है, पेनल्टी वगैरह कुछ लगनी है, तो वो राशि जो भी होगी वो जमाकर्ता से वसूल की जाएगी, उससे रिकवरी होएगी उसकी। फिर क्वेश्चन 10 है, यदि कोई संस्था व्यक्ति सरकारी धनराशि चेक से भुगतान करता है, किसी कारणवश चेक अनादरत हो जाता है और वास्तविक जमा तिथि की दिनांक निकल जाती है, तो संस्था व्यक्ति से राशि जमा की जाएगी। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट या पर्सन है जो सरकारी धनराशि चेक से भुगतान करता है और चेक डिसऑनर हो जाता है, मतलब पेमेंट नहीं मिल पाता है, सरकार के खाते में जमा नहीं हो पाता है, और जो उसकी एक्चुअल डिपॉजिट डेट है, मतलब जिस दिन तक वो जमा हो जाना चाहिए, वो निकल जाती है, तो फिर जो संस्था या व्यक्ति है उससे कितनी राशि की वसूली की जाएगी, कितनी राशि उससे ली जाएगी, सरकार में जमा करवाई जाएगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, मूल राशि एवं पेनल्टी राशि। जो मतलब उसकी मूल जो थी वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा जो उस पर ये वास्तविक जमा तिथि निकल गई उसके बाद जो पेनल्टी लगनी है वो राशि और उससे वसूल की जाएगी। फिर क्वेश्चन 11 है, चेक द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति का नियम है। मतलब चेक से जो सरकारी राशि प्राप्त करने का जो नियम JFNDR के कौन से नियम में दे रखा है, कहाँ प्रावधान है इसका। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, नियम 44 में इसका प्रावधान कर रखा है चेक से सरकारी बकाया प्राप्त करने का। फिर क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किस जमा को के मामले में वास्तविक जमा के बाद भुगतान प्राप्त हुआ माना जाएगा। मतलब कौन से जो ये फॉर्मेट दे रखे हैं, जो आपको मेथड्स हैं, इनके थ्रू अगर सरकार में जमा होती है राशि तो वास्तविक मतलब सरकार के खाते में जमा हो जाएगा, भुगतान प्राप्त हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि भुगतान प्राप्त हुआ है। तो कौन से में होएगा, तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब तीनों केसेज में ये माना जाएगा कि जिस दिन वो सरकार के खाते में जमा हो जाएंगी राशि तभी वो भुगतान हुआ है, तब तक वो भुगतान हुआ नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, तो ये तीनों एक ही तरीके की चीज़ है। तो इनमें जब तक राशि सरकारी खाते में नहीं आती तब तक ये नहीं माना जाएगा कि सरकार को राशि प्राप्त हो गई है या भुगतान हो गया है। फिर क्वेश्चन 13 है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको ई-ग्रास भी बोलते हैं, वो के लिए राजस्थान सरकार की कौन सी वेबसाइट को लॉगिन करना होता है। मतलब ई-ग्रास पर जाने के लिए साइट के जो अपन लिंक बोलते हैं वो क्या है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, egrasrajasthan.gov.in। ये इसके साइट का एड्रेस है, लिंक है, जिसको टाइप करके आप एंटर मारेंगे तो ये ई-ग्रास की साइट खुल जाती है।
फिर क्वेश्चन 14 है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम ई-ग्रास के माध्यम से सरकारी राशि जमा करने पर एक विशिष्ट नंबर जारी होता है, वह GRN कहलाता है। GRN से क्या आशय है, मतलब जब ई-ग्रास के माध्यम से कोई सरकारी राशि जमा कराने के लिए अपन कुछ उस पर काम करते हैं तो वहाँ एक नंबर जनरेट होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है, वो विशिष्ट नंबर होता है, यूनिक मान सकते हो आप उसको, वो GRN कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो GRN का फुल फॉर्म क्या है एक तरह से अपन बात करें तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, मतलब GRN की फुल फॉर्म में गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है अच्छा कि GRN किसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। या ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो राशि जमा कराने पर विशिष्ट नंबर जारी होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ई-ग्रास वेबसाइट से राशि जमा कराने पर साइबर रसीद बनती है, उस पर 2 विशिष्ट नंबर जारी होते हैं जो भुगतान का प्रमाण होते हैं, वह नंबर क्या कहलाते हैं। मतलब ई-ग्रास से अपन को राशि जमा कराएंगे तो साइबर रसीद बनती है, मतलब जो एक तरह से ऑनलाइन रिसिप्ट मान लीजिए वो बनती है, उस पर 2 यूनिक नंबर जारी होते हैं। एक तो अपन ने बात कर लीजिए GRN होता है, और जो भुगतान का प्रमाण माने जाते हैं, मतलब ये माना जाता है कि वो भुगतान हो गए हैं। तो 2 नंबर वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा GRN और CIN। GRN की तो अपन ने बात कर ही ली, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, और CIN होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये 2 नंबर जनरेट होते हैं। फिर क्वेश्चन 16 है, ई-ग्रास वेबसाइट से जमा राशि पर साइबर रसीद पर CIN नंबर जारी होता है, CIN से क्या है। तो अपन ने अभी बात की कि जमा राशि जब अपन कराते हैं तो रसीद जारी होती है, उसमें CIN नंबर भी अलॉट होता है। तो CIN की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, मैंने अभी बताई थी आपको, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर उसकी फुल फॉर्म है। फिर क्वेश्चन 17 है, ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान एवं प्राप्तियों पर नियंत्रण एवं लेखे तैयार कर महालेखाकार को प्रस्तुत करने हेतु ई-कोषागार कहाँ पर स्थित है। मतलब ई-ग्रास के माध्यम से जो भी ऑनलाइन भुगतान या प्राप्तियाँ हुई है उन पर कंट्रोल करने के लिए और उनके अकाउंट्स तैयार कर महालेखाकार को भेजने के लिए, AG को भिजवाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ई-कोषागार बना रखा है। ई-ट्रेजरी जो बना रखी है वो राजस्थान में एक ही है, तो वो कहाँ है, कहाँ स्थित है, कहाँ वो उसका ऑफिस है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, जयपुर में है। वो जो आपका DTA का ऑफिस है उसी वाली बिल्डिंग में है ई-ट्रेजरी, वो एक ही है राजस्थान की और वो जयपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन 18 है, वर्तमान में कितने राशि से अधिक के चालान केवल ई-ग्रास के वेबसाइट के माध्यम से ही तैयार कर या जनरेट किए जा सकते हैं। मतलब कितनी राशि तक से अधिक के चालान ही ई-ग्रास की वेबसाइट से जनरेट हो सकते हैं या तैयार हो सकते हैं। मतलब मिनिमम अमाउंट है उतने की तो आपको करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा की ही हो सकती है, उससे कम की राशि के चालान जनरेट नहीं हो सकते ई-ग्रास के माध्यम से। तो वो कितनी राशि है, वो 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा की राशि के ही चालान जनरेट हो सकते हैं ऑनलाइन। 100 रुपये से कम के 100 या 100 से कम के नहीं हो सकते। फिर क्वेश्चन 19 है, राज्य सरकार में रसीद बुकों का प्रारूप निर्धारित है। जो रिसिप्ट बुक होगी, रसीद बुकें होगी, उसका क्या फॉर्मेट है राजस्थान सरकार में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बे आएगा, उपरोक्त बे एवं से दोनों, मतलब बे और से यहाँ आएगा। मतलब कौन कौन से, शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभाग के लिए GA 55-13, मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा उसके अलावा जो अन्य जितने भी सारे और डिपार्टमेंट होंगे उनके लिए GA 55 जो पुराना फॉर्मेट था, और अब नया आ गया GA 13, ये नया फॉर्म नंबर है GA 13। इसमें तो अन्य विभागों के लिए होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए GA 56 जो पुराना था अब नया हो गया GA 14। इसमें रसीद बुकों का फॉर्मेट दे रखा है। फिर क्वेश्चन 20 है, निर्धारित प्रारूप की रसीद बुकों का मुद्रण कहाँ से कराया जाता है। मतलब जो भी अपन ने बात करी है कि ये जो सेट जो परफॉर्मा होगा इसका रसीद बुकों का, तो इसकी जो पब्लिकेशन होगी, जो मुद्रण होगा, कहाँ से छपाई करवाई जाएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, राजकीय मुद्रणालय से। मतलब जो गवर्नमेंट प्रेस होगी ना, उसी से ये प्रिंटिंग प्रेस जो होगी गवर्नमेंट की, उसी से ये मुद्रण या छपाई हो सकती है, और कहीं से की भी मान्य नहीं होगी। फिर क्वेश्चन 21 है, खाली रसीद बुकें किसकी अभिरक्षा में रखी जा सकती है। मतलब जो ब्लैंक जो रिसीट बुक्स है, जो खाली रसीद बुकें हैं जिसमें अभी कोई एंट्रियाँ वगैरह नहीं हुई है, वो किसकी कस्टडी में, किसकी अभिरक्षा में रखी जाएगी, किसके पास रखी जाएगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब किसी की भी अभिरक्षा में कस्टडी में रख सकते हैं। खजांची मतलब कैशियर जो होगा उसको, उसके पास रखी जा सकती है। सरकार की ओर से रसीद देने वाले की कस्टडी में, मतलब जो भी सरकार की ओर से रसीद जारी कर सकता है उसके पास भी रखी जा सकती है, या कार्यालय अध्यक्ष के पास तो रखी ही जा सकती है, हेड ऑफ ऑफिस के पास तो रखी जा सकती है। तो इन तीनों में से किसी के भी पास रखी जा सकती है। फिर क्वेश्चन 22 है, रसीद बुकों पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है। मतलब जो रसीद बुक होगी, मतलब एक तरह से रसीद जारी करते टाइम कौन उस पर साइन कर सकता है, मतलब एक तरह से रसीद बुकें कौन जारी कर सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारी
ऑप्शन यहाँ जो ये दिख रहे हैं आपको, ये तीनों रसीद बुकों पे साइन कर सकते हैं, मतलब रसीद बुक जारी कर सकते हैं। कौन कौन? खजांची मतलब कैशियर, कनिष्ठ लेखाकार या लेखाकार मतलब जूनियर अकाउंटेंट, या अकाउंटेंट जिसको W2 भी कहते हैं वो भी जारी कर सकता है, या कार्यालय अध्यक्ष यानी हेड ऑफ ऑफिस भी जारी कर सकता है। ये तीनों ही जारी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 23 है, किसी फर्म के भुगतान में से राशि की वसूली सीधे समायोजन से कर दी जाए तो रसीद देने के क्या नियम है? मतलब किसी भी फर्म को कोई पेमेंट होता है तो उसमें से कोई राशि की वसूली हो जाती है, मान लो उसको 10,000 रुपये का पेमेंट करना और उसमें से 1,000 रुपये की वसूली कर ली, कोई रिकवरी कर ली उसमें से सीधे ही उसमें से एडजस्ट करके, और 9,000 का उसको पेमेंट कर दिया, तो ये जो 1,000 रुपये की रसीद है इसका देने का क्या नियम है? इसके लिए क्या किस हिसाब से रिसिप्ट दी जाएगी? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नहीं आएगा, रसीद तभी दी जाएगी जब भुगतानकर्ता चाहता हो, मतलब जो फर्म है वो बोलेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी तभी उसको रिसिप्ट यानी रसीद दी जाएगी, अन्यथा उसको रसीद 1,000 रुपये की नहीं दी जाएगी, सिर्फ 9,000 रुपये की दी जाएगी। फिर क्वेश्चन 24 है, डुप्लीकेट रसीद देने के संबंध में सही कथन कौन से हैं? मतलब कोई डुप्लीकेट रिसिप्ट इश्यू करनी है तो उसके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन से हैं? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए एवं द दोनों आएंगे। कौन कौन से? एक तो डुप्लीकेट रसीद केवल सरकार के विशेष आदेशों पर ही जारी की जाएगी, मतलब जो डुप्लीकेट रसीद होगी वो स्पेशल ऑर्डर होंगे उसको जारी करने के तभी उसको इश्यू होएगी, अन्यथा डुप्लीकेट रसीद नहीं दी जाएगी। डुप्लीकेट रसीद का प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क लेकर जारी किया जाएगा, मतलब डुप्लीकेट रसीद का प्रमाण, या तो उसको डुप्लीकेट रसीद दे दी जाएगी, अगर डुप्लीकेट रसीद नहीं देते हैं तो उसका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट भी कब देंगे? जब वो निर्धारित शुल्क उसका जो होगा, जो सेट जो अमाउंट है उसके लिए शुल्क की, वो जब वो जमा करा देगा सरकार में तभी उसको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये दो कथन सही है। फिर क्वेश्चन 25 है, कोई व्यक्ति सरकारी धनराशि जमा कराता है और उससे जमा की रसीद खो जाती है, यदि वह ऐसी रसीद के प्रमाण पत्र के लिए 3 वर्ष बाद आता है तो विभागीय अधिकारी को रसीद देने के संबंध में क्या निर्देश है? मतलब कोई भी राशि सरकार में जमा कराता है व्यक्ति और उससे जमा की रसीद जो रिसिप्ट है डिपॉजिट की वो खो जाती है, और वो इस रसीद के प्रमाण पत्र के लिए मतलब सर्टिफिकेट लेने के लिए जो रसीद खो गई है उसके 3 वर्ष बाद आता है, जब उसने जमा करवाई थी उसके 3 वर्ष बाद आता है, तो जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा उसको जो ये डुप्लीकेट रसीद देने के लिए या कोई वापस उस रसीद को जारी करने के संबंध में उसको क्या निर्देश हैं, क्या डायरेक्शंस हैं? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, जमा को कोषागार से सत्यापन करेगा और यदि सत्यापन नहीं हो पाता तो प्रमाण पत्र के लिए मना कर सकता है। मतलब वो प्रमाण पत्र तो दे सकता है उसको, लेकिन तभी देगा जब उसका ट्रेजरी से वेरीफाई हो जाएगा, मतलब कोषागार से उसका सत्यापन हो जाएगा कि हाँ वाकई में उसने राशि जमा कराई थी, तो वो उसको प्रमाण पत्र दे सकता है। लेकिन अगर वो सत्यापन नहीं हो पाता है, वेरीफाई नहीं हो पाता है कि उसने अमाउंट जमा कराई थी, तो उसको कोई प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 26 है, डुप्लीकेट रसीद के संबंध में GF&AR के कौन से नियम में प्रावधान है? मतलब डुप्लीकेट रिसिप्ट देने के संबंध में GF&AR के कौन से नियम में प्रोविजन दे रखा है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन वह आएगा 47, नियम 47, रूल 47 में ये दे रखा है डुप्लीकेट रसीद देने के संबंध में क्या क्या नियम है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन 27 है, सामान्य रोकड़ बही का प्रारूप निर्धारित है, मतलब जो जनरल केस बुक होगी किस हिसाब से उसको मेंटेन किया जाएगा, इसका फॉर्मेट कौन से उसमें GA में निर्धारित है, क्या है उसका निर्धारित जो प्रारूप है वो? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा GA 48-16, मतलब पुराना वाला फॉर्मेट था GA 48 और नया वाला हो गया अब GA 16। तो साथियों वैसे ही आप जो नई वाली फॉर्म नंबर की जो है ये लिस्ट पूरी आपको अपेंडिक्स 7 है GF&AR का, उसमें मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि पुराना वो क्या था फॉर्म नंबर और नया क्या हो गया, ताकि दोनों का आपको आइडिया रहे, और क्वेश्चन अगर पुराना भी पूछा जाए पुराने के हिसाब से भी तो भी आप आंसर दे सको। फिर क्वेश्चन 28 है, GF&AR के अनुसार GA 51-18 किसका प्रारूप है? मतलब जो अपने GF&AR है उसके अनुसार जो GA 51 है जो पुराना फॉर्मेट था और GA 18 जो नया फॉर्मेट है वो किसका फॉर्मेट है, किसका प्रारूप है वो? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति रजिस्टर। मतलब इसमें एक रजिस्टर मेंटेन होता है, ये उसका फॉर्मेट है। जब मनी ऑर्डर या कोई बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं तो उसको रिसीट करने का, उसमें एंट्री करने के लिए रजिस्टर मेंटेन होता है, तो उसको GA 51 या GA 18 बोलते हैं। फिर क्वेश्चन 29 है, सामान्य रोकड़ बही के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन नियम 48 के अनुसार सही नहीं है? मतलब जो जनरल जो कैश बुक होगी उसके संबंध में कौन सा नियम 48 के अनुसार सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, बही प्रारूप GA 50 में संधारित की जाएगी। मतलब जो रोकड़ बही होगी वो GA 50 में मेंटेन की जाती है, संधारित की जाती है। ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या रोकड़ बही प्रतिदिन लिखी जाएगी तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जाएगी? मतलब
जो कैश बुक होएगी उसको रोज़ाना लिखा जाएगा, मतलब जो भी कैशियर होगा उसको रोज़ एंट्री करेगा जितने उसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं, और रोज़ उनको हेड ऑफ ऑफिस से वेरीफाई करवाएगा। प्रारूप GA 48 16 में संधारित की जाएगी, मतलब जो इसका प्रारूप है वो GA 48 पुराना और GA 16 वो नया है, उसमें मेंटेन की जाएगी। लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार रोकड़ बही की प्रतिदिन जांच करेंगे, मतलब जो भी जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट होंगे W सेकंड वो रोज़ इस केस बुक की जांच करेंगे कि सही एंट्रियाँ हुई है कि नहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन 30 है, सरकारी कर्मचारी जो सरकारी धन का लेन देन करता है उसके लिए क्या निर्देश नियमों में नहीं है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा जो सरकारी धन का लेन देन करता है, ट्रांजैक्शन करता है, गवर्नमेंट जो मनी होगा उसका, तो उसके लिए क्या निर्देश डायरेक्शंस नियमों में नहीं है। बाकी डायरेक्शंस है, बस एक डायरेक्शन नियमों में नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा। गैर सरकारी धन प्राप्त हो तो उसे GA 48 रोकड़ बही में लिखा जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है कि जब गैर सरकारी धन प्राप्त होएगा तो इसके लिए GA 48 नहीं है, इसके लिए GA 50 एक अलग फॉर्मेट है, उसमें रोकड़ बही संधारित होती है, ये गलत है। बाकी प्रतिदिन रोकड़ बही लिखेगा तथा उसको सत्यापित कराएगा। अपन ने बात कर ली कि वो जो कैशियर होगा या जो भी मेंटेन करेगा उसको वो रोज़ इसको एंट्री करेगा उसमें, और उसको हेड ऑफ ऑफिस से वेरीफाई करवाएगा। रोकड़ का मिलान कर सुरक्षा में तिजोरी में रखेगा, मतलब रोज़ केस का मिलान करके जब जाते टाइम ऑफिस आवर्स के बाद उसको तिजोरी में रखेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी धन को अलग अलग लेखों में लिखेगा, मतलब जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो राशि मनी प्राप्त होगी उसको वो अलग अलग रखेगा, उनको अलग अलग लेखों में संधारण करेगा, मिक्स नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन 31 है, सरकारी कर्मचारी जिसको गैर सरकारी राशि लेने के लिए अधिकृत किया जाता है वह गैर सरकारी राशि को सरकार के पास किस निधि में जमा कराएगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसको गैर सरकारी राशि लेने के लिए भी अथोराइज कर रखा है, वो नॉन गवर्नमेंट अमाउंट भी ले सकता है। तो वो जो ये गैर सरकारी राशि आएगी उसको सरकार के किस निधि में, किस फंड में वो डिपॉजिट यानी जमा करवाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, लोक लेखा निधि, मतलब पब्लिक फंड में वो उसको पब्लिक अकाउंट लेखा जो होता है पब्लिक अकाउंट फंड, उसमें ये डिपॉजिट करवाएगा। फिर क्वेश्चन 32 है, गैर सरकारी धनराशि को कोषागार में जमा किस खाते में कराया जाता है। मतलब जो गैर सरकारी धनराशि होगी उसको कोषागार में, मतलब ट्रेजरी में किस खाते में वो जमा करवाएगा। ये तो अभी तो अपन ने बात करी थी निधि कौन सी होएगी, तो वो लोक लेखा निधि होएगी। लेकिन अब बात करते हैं अपन कोषागार में कौन से खाते में जमा होएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, निजी निक्षेप खाता, जिसको अपन पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, उसमें ये जमा होएगी। फिर क्वेश्चन 33 है, गैर सरकारी राशि के लिए निर्धारित रोकड़ बही का प्रारूप है। मतलब जो सरकारी राशि प्राप्त होती है उसके लिए जो कैश बुक मेंटेन होएगी वो कौन से फॉर्मेट में है, कौन सा प्रारूप है उसका। तो ये मैंने पहले कहा था GA 50 इसका फॉर्मेट है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, जो पुराना फॉर्मेट है वो GA 50 है और नया वाला जो फॉर्मेट है वो GA 17 है। फिर क्वेश्चन 34 है, गैर सरकारी धनराशि जो कोषागार में निजी निक्षेप खाते PD अकाउंट में रखी जाती है उसके हिसाब के लिए कौन उत्तरदायी है। जो गैर सरकारी धनराशि जो अपन ट्रेजरी में अपन ने बात की थी वो निजी निक्षेप खाते, मतलब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, जिसको अपन शॉर्ट में PD अकाउंट भी कहते हैं, उसमें रखते हैं, अपन ने पहले ही बात की है। तो उसके हिसाब के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, उसके जो भी हिसाब होगा उसको मिलान कराने के लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, निधि को परिचालन करने वाला अधिकारी, मतलब उसको जो भी मेंटेन कर रहा होगा फंड को वो उसको उत्तरदायी होगा उसके हिसाब रखने के लिए। फिर क्वेश्चन 35 है, गैर सरकारी धनराशि का अंकेक्षण राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग करता है। मतलब गैर सरकारी धनराशि जो प्राप्त होगी सरकार को तो उसकी ऑडिट कौन सा डिपार्टमेंट करता है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, मतलब जो डायरेक्टर लोकल फंड एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो इसकी ऑडिट करता है। फिर क्वेश्चन 36 है, कार्यालय में उपलब्ध सरकारी धन के नगद शेष के सत्यापन के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य JFNDR के किस नियम में निर्धारित है। मतलब जो कार्यालय में जो किसी भी ऑफिस में जो सरकारी धन का नगद शेष होएगा, मतलब जो राशि नगद शेष बच जाएगी, जो बैलेंस बच जाएगा, उसकी वेरीफाई करने के संबंध में हेड ऑफ ऑफिस की क्या ड्यूटीज़ है जो JFNDR के नियमों में निर्धारित है, दे रखी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी है, नियम 51, मतलब नियम 51 में उसके कर्तव्य ड्यूटीज़ बता रखी है, क्या क्या उसको ध्यान रखना है वेरीफाई करने के संबंध में। फिर क्वेश्चन 37 है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह रोकड़ बही के अनुसार नगद शेष को सत्यापित करने के क्या सिद्धांत JFNDR के नियम 51 में दिए गए हैं। तो ये अपन ने बात कर ली, प्रत्येक माह जो केस बुक के अनुसार जो
कैश बैलेंस होएगा उसको वेरीफाई करने के क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, वो नियम 51 में दिए गए हैं। तो वो क्या क्या हैं, तो वो क्या क्या उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, प्रत्येक माह के अंत में सत्यापन तथा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अचानक जांच करनी चाहिए। मतलब उसको जो हर महीने के अंत में तो उसको वेरीफाई करेगा ही केस बैलेंस को कि भाई वो आके में मैच कर रहा है कि नहीं बुक से, और बीच में महीने में कभी भी एक बार वो अचानक जाँच कर लेगा, मतलब एक औचक वो निरीक्षण कर लेगा बीच में, कभी भी आके अचानक से वो चेक कर सकता है कि भाई वाकई में बीच में मैच कर रहा है कि नहीं। फिर क्वेश्चन 38 है, कार्यालय के नकद की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित नियम है। मतलब जो ऑफिस में जो भी केस पड़ा होगा उसकी जो सिक्योरिटी होगी, उसकी जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, उनके संबंध में कौन से नियम में प्रावधान है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा नियम 52। तो नियम 52 में इसके बारे में उल्लेख कर रखा है। फिर क्वेश्चन 39 है, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालयों की नगद शेष की आकस्मिक जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस के जो ऑफिस होंगे उनकी जो नगद शेष होगा, जो कैश बैलेंस होगा, उनकी आकस्मिक जांच कौन कर सकता है। मतलब अचानक से आके कभी भी वो उनकी औचक जांच जिसको बोलते हैं वो किया जा सकता है। मतलब तो वो कौन कौन कर सकते हैं, कौन उसके लिए अथोराइज है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों उसके लिए एलिजिबल है, अथोराइज है। कौन कौन, विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो कर ही सकता है, विभाग का सहायक लेखाधिकारी मतलब जो डिपार्टमेंट का W1 है, सहायक लेखाधिकारी है वो भी कर सकता है, और निदेशक निरीक्षण विभाग का सहायक निदेशक मतलब जो डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो भी सहायक निदेशक होगा, जो वो ये तीनों मिलके ये जांच कर सकते हैं, आकस्मिक जांच कभी भी जाके वो नगद को चेक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 40 है, निदेशक निरीक्षण विभाग या विभागाध्यक्ष के लेखाधिकारी द्वारा वित्त वर्ष में अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट किसको और कब भिजवाते हैं। मतलब जो डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो लेखाधिकारी होगा, AO होगा, वो वित्त वर्ष में कोई अधीनस्थ कार्य जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है उनकी जो अकाउंट्स की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट होगी, जो फिजिकल वेरिफिकेशन वो करेगा, उसकी रिपोर्ट किसको और कब भिजवाएंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, वित्त विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में। मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो भेजेंगे इसकी फिजिकल रिपोर्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो कब भेजेंगे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में। मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा, मतलब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, तो उसके प्रथम सप्ताह में मतलब 7 अप्रैल तक उसको ये रिपोर्ट भिजवानी होती है। फिर क्वेश्चन 41 है, कार्यालय में नगद राशि की अभिरक्षा के लिए कार्यालय में उपलब्ध होना आवश्यक है। मतलब जो केस पड़ा होगा ऑफिस में उसकी जो कस्टडी है, अभिरक्षा है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या होना जरूरी है ऑफिस में। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा 2 तालों की तिजोरी, मतलब डबल लॉक तिजोरी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये 2 तालों वाली तिजोरी होती है जिसमें 2 ताले लगते हैं, तो वो होना जरूरी है, उसी में ये नगद रखा जाएगा। फिर क्वेश्चन 42 है, कार्यालय में नगद शेष की अभिरक्षा के लिए उपलब्ध डबल लॉक तिजोरी की चाबियाँ किस किस के पास रहती है। मतलब जो केस बैलेंस जो की कस्टडी के लिए जो अपन ने बात करी, डबल लॉक तिजोरी होनी चाहिए, जो वो उनकी 2 चाबियाँ होंगी। जब 2 ताले होंगे तो ऑब्वियसली 2 चाबियाँ भी होंगी, तो वो दोनों चाबियाँ किस किस के पास रहती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कैशियर एवं कार्यालय अध्यक्ष। मतलब एक तो कैशियर के पास रहेगी और हेड ऑफ ऑफिस के पास रहेगी, ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों के पास रहती है। फिर क्वेश्चन 43 है, फिर क्वेश्चन 43 है अपने पास, नगद राशि की सुरक्षा के लिए कैशियर से प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है। मतलब जो केस राशि होगी, जो केस अमाउंट होएगी, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए अपन कैशियर से सिक्योरिटी के रूप में क्या लेंगे, प्रतिभूति के रूप में क्या लिया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, फिडिलिटी बॉन्ड यानी प्रतिभूति बंद पत्र, फिडिलिटी बॉन्ड कैशियर से लिया जाएगा। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि 16 साल से लेकर 18 साल तक के व्यक्ति को चूँकि फिडिलिटी बॉन्ड लेना जरूरी होता है कैशियर से नगद सुरक्षा के लिए, इसलिए उसको कैशियर का चार्ज नहीं दिया जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले फिडिलिटी बॉन्ड नहीं बनता है। तो इसलिए ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी, तो फिडिलिटी बॉन्ड देना जरूरी है कैशियर को किसी भी नगद सुरक्षा के लिए, नगद राशि की सुरक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन 44 है, किसी कार्यालय में रखी गई डुप्लीकेट चाबियों का रिकॉर्ड किस प्रारूप के रजिस्टर में रखा जाता है। मतलब जो ये डुप्लीकेट चाबियाँ होंगी इसका रिकॉर्ड किस प्रारूप के रजिस्टर में रखेंगे, कौन से रजिस्टर में रखेंगे, इसका क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, GA 5119। मतलब पुराना फॉर्मेट था GA 51 और नया वाला जो है वो GA 19 है।
फिर क्वेश्चन 45 है, कार्यालय में नकद की अभिरक्षा हेतु उपलब्ध 2 तालों की तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियां किसकी अभिरक्षा में रखी जाती है। अभी तक अपन ने बात की थी 2 तालों की तिजोरी होगी जिसकी अलग अलग 2 चाबी होंगी, एक कैशियर के पास, एक कार्यालय अध्यक्ष के पास। तो ये तो उनके पास रहेगी, तो लेकिन ये किसकी अभिरक्षा में, मतलब किसकी कस्टडी में रहती है, जिनके पास ये रखी जाएगी। जब काम हो जाएगा उसके बाद किसके पास ये सौंप दी जाती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, कार्यालय अध्यक्ष से उच्चतर प्राधिकारी के पास, मतलब जो हेड ऑफ ऑफिस से जो उच्चतर प्राधिकारी होगा, उसका जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा, उसके पास ये चाबियाँ रखी जाती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अपन ने चैप्टर 4 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर होऊंगा आपको चैप्टर 5 के और MCQs। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसका लिंक दे रखा है। आप उससे जुड़ के अपनी इन्फॉर्मेशंस जो भी लेटेस्ट है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे से मार्गदर्शन कोई चाहते हो तो वो भी प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।